जेन गुडाल का एक फेमस कोट है, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू आवर फ्यूचर इज एपैथी। ये देखो हर एक डायमेंशन में एपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंट हो जाना, मतलब फर्क ही ना पड़ना। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, आज की जनरेशन में ना इंटरेस्ट की कमी है, सिर्फ रील्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है नो इंटरेस्ट, सोसाइटी में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कोई खास इंटरेस्ट नहीं, कुछ खास इश्यूज की समझ नहीं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं पता डीप में। तो जिनका ये कोट है ना, जेन गुडाल, ये बोलती हैं यही जो एपैथी है ना जनता की, वो फ्यूचर को खतरे में डाल रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल लीजिए, अगर हम उदासीन रहेंगे, इनडिफरेंट रहेंगे, मतलब हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ते जा रहे हैं, तो सोच के देखिए जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम कैसा प्लेनेट छोड़ के जाएंगे। इसी प्रकार से अगर समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी है या फिर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है कुछ लोगों के साथ में, कास्ट के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे या फिर किसी और आइडेंटिटी के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव होता है, सोसाइटी में अनजस्ट है, अनइक्वल है, अगर जनता चुप रहेगी तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। कौन बदलेगा इन चीज़ों को? इतिहास देखो इस बात का गवाह है, जब जब कलेक्टिव एक्शन हुआ है ना, तभी चीज़ों में बदलाव आया है। जैसे आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए, जनता तो पहले भी फ्रीडम फाइटर्स तो पहले भी लड़ ही रहे थे, लेकिन असली बदलाव तो तभी आया ना चीज़ों में। अंग्रेज भारत छोड़कर तभी भागे ना जब कलेक्टिव एक्शन हुआ, जब जनता जाग गई। इवन यूएस में भी सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी और जबरदस्त बदलाव आया उसके बाद में। तो कलेक्टिव एक्शन जरूरी है, उदासीन रवैया अपनाने से काम नहीं चलेगा। आज की जनरेशन को चीज़ों में इंटरेस्ट लेना होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, इन्वायरमेंट हो, अलग अलग डायमेंशंस हो, उनको फर्क पड़ना चाहिए। तो ये पूरा कोट है। डेट आज की 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल 2024। आज देखो द हिंदू से सबसे पहले हम ये इशू डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन से संबंधित। मिलिट्री कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करती जा रही है, क्या इश्यूज हैं, क्या कंसर्न्स हैं। देखो ये जो आर्टिकल है ये सीएए से संबंधित है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पॉइंट्स कुछ खास अलग तो नहीं है, मतलब लास्ट में अगर टाइम बचा तो 2-3 पॉइंट जो निकल के आते हैं वो डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हमने ये इशू ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नयापन नहीं है इस आर्टिकल में कि आप आंसर में यूज करोगे तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। हाँ, फूड वेस्टेज इंडेक्स से संबंधित एक यूएनईपी की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें काफ़ी हैरान करने वाले आंकड़े हैं, तो ये इशू हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में जजिस की, सुप्रीम कोर्ट के जजिस के एसेट डिक्लेयर करने से संबंधित आर्टिकल है, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन में। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, इंडियन मिलिट्री के द्वारा अपने ऑपरेशंस में एडवांस टेक्नोलॉजीज को अपनाने से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडियन आर्मी ने ना 2024 के साल को टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का साल घोषित किया है। इसका मतलब ये है कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को अपनाने पर फोकस कर रही है ताकि मिलिट्री को ज़्यादा मॉडर्नाइज, ज़्यादा एडवांस्ड बनाया जा सके और जो दुश्मन देश हैं उनसे एक एज लिया जा सके। राइटर कहते हैं जो ये थीम है ना, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, दोनों को डिफाइन करना जरूरी है। सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। देखो यहां पे बात हो रही है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन जैसे ऑटोनोमस वेपन्स जो अपने आप से चलते हैं, एडवांस सेंसर्स और रोबोटिक्स, स्पेस टेक, हाइपरसोनिक वेपन्स जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होती है। और खास बात यह है कई सारे देश जैसे यूएस, चाइना, इन्होंने तो देखो इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में ना काफ़ी तरक्की ऑलरेडी कर ली है। मतलब ये देश अपनी मिलिट्री में कुछ हद तक इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो इनके पास में एज है। इंडिया अब कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द गैप फिल करने की। हम गैप फिल कर सकें जो इंडिया और चाइना के बीच में आ गया है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। देखो जब हम ये बोलते हैं एब्जॉर्बिंग द टेक्नोलॉजीज, क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि लेटेस्ट गैजेट्स को एक्वायर करना? नहीं, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं,
उनमें भी नई नई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को ऐड करना। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे देखो टैंक है, टैंक की इंपॉर्टेंस ना पहले काफी हुआ करती थी, मतलब कई सारे देशों ने सिर्फ अच्छे टैंक्स के बल पे जंगें जीती हैं, युद्ध जीते हैं। लेकिन आज के समय में ना जब से ड्रोन ये आए हैं, टैंक ना काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। मतलब टैंक जा रहा है, ऊपर से ड्रोन की सहायता से टैंक पे हमला कर दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं टैंक्स। तो राइटर ये सजेशन देते हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, टैंक, और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, सेंसर्स, इनको कैसे यूज किया जा सकता है टैंक्स को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। समझ गए? यानी कि एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर हैं, उनको कैसे हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज की सहायता से, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इस चीज को ना हम रिसेंट कन्फ्लिक्ट्स से सीख सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में वार अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, आपको पता है। अब शुरुआत में ना यूक्रेन कुछ टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा पाया। उन्होंने ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके रशियन फोर्सेस की मूवमेंट्स पर नजर रखी। टीवी पे आता था ना, रशिया की फोर्सेस अभी यहां पहुंची, तो सैटेलाइट इमेजरी का फायदा उठा रहा था यूक्रेन, और इसी की सहायता से ना रशियन मिलिट्री के काफिले पे काफी प्रिसाइजली स्ट्राइक कर पाया यूक्रेन शुरुआती दिनों में। इवन सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करके उन्होंने अपने लिए नरेटिव भी सेट किया, और इससे उनको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल हुआ। लेकिन देखो जैसे जैसे वार आगे बढ़ा ना, रशिया ने ज्यादा ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज पे वापस जाके कई सारे एरियाज में अपर हैंड हासिल कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल से चीजें आसानी से समझ में आती हैं। रशिया के पास किस चीज का एज था? रशिया के पास ना ज्यादा ट्रूप्स थी, रशिया के पास अपनी खुद की एक मजबूत डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री थी, रशिया के पास एक मजबूत डिफेंस सिस्टम था। इन सब चीजों का फायदा उठाया रशिया ने। रशिया ने बोला, आप लंबे समय तक युद्ध लड़ना चाहते हो, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो खुद के हथियार बनाने की फैक्ट्री है, देखते हैं वेस्ट तुम्हें कब तक हथियार देगा। और आखिरकार हुआ भी यही। एक लेवल के बाद वेस्ट ने यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया, और यूक्रेन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है इस युद्ध में, और रशिया फिर से एक मोमेंटम हासिल करता जा रहा है। तो राइटर कहते हैं इस कन्फ्लिक्ट ने हमें दिखाया, यूक्रेन के पास शुरुआत में कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी जो नाटो ने दी थी, लेकिन कुछ हद तक सिर्फ एडवांटेज ले पाया यूक्रेन इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का, लेकिन अल्टीमेटली कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी डिसाइसिव साबित हुई जो रशिया के पास थी। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट राइटर बोलते हैं, जब कोई देश, फॉर एग्जांपल यूक्रेन, नई नई टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करता है ना, तो सामने वाला देश ना जल्दी से कुछ काउंटर मेजर्स ढूंढ लेता है। काउंटर मेजर्स जैसे यूक्रेन ने ड्रोन यूज करना स्टार्ट किया, तो रशिया ने जल्दी से काउंटर मेजर ढूंढ लिया कि ड्रोन से बचने के लिए क्या करना है। फॉर एग्जांपल उनका डिफेंस सिस्टम। ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बात समझ गए ना। कोई भी देश हाईटेक वेपन से इंट्रोड्यूस करता है तो सामने वाला देश चाहे कुछ समय के बाद, लेकिन जल्दी ही काउंटर मेजर डेवलप कर लेता है। इसका मतलब देखो ये है, सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड होना काफी नहीं है, बल्कि अपनी टैक्टिक्स, अपनी टेक्निक्स कि कैसे उन टेक्नोलॉजीज को यूज करना है, उनसे भी हमें अडेप्ट करने की आवश्यकता है। मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज के अलावा टैक्टिक्स भी नहीं होनी चाहिए, टेक्निक्स भी नहीं होनी चाहिए। आप एक और एग्जांपल देखिए, सोचो देखो एक आर्मी ना ड्रोन का इस्तेमाल करती है दूसरी आर्मी पर अटैक करने के लिए, तो दूसरी आर्मी क्या करेगी? वो देखो एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर सकती है, जैसे ड्रोन डिटेक्शन रडार्स, या फिर ड्रोन जैमिंग डिवाइसेस जो ड्रोन को जैम कर देते हैं, या फिर देखो वो अपने ट्रूप्स को ड्रोन अटैक से बचने के लिए डिस्पर्स होकर कैसे चलना है, आगे मूव करना है, ये सिखा सकती है कि आप एक साथ मत चलो, टुकड़ों में चलो। ये सब देखो टेक्निकल काउंटर मेजर हैं, लेकिन सिर्फ इन काउंटर मेजर्स पर रिलाय करना काफी नहीं होगा। आर्मीज को अपने फंडामेंटल्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे देखो ट्रूप्स को ना हमेशा कवर या फिर कंसीलमेंट का उपयोग करना चाहिए आगे मूव करते वक्त। कंसीलमेंट मतलब पता ना लगे कि आर्मी के जवान आ रहे हैं, तभी तो उनकी ड्रेस ऐसी होती है, आपने देखा होगा, जो
पेड़ पौधे और झाड़ियों से मिलती जुलती होती हैं ताकि वो कंसील रहें, पता ना लगे, डिटेक्ट ना कर सके दुश्मन की आर्मी। और कवर आगे चलते वक्त मतलब वो सीधा दुश्मन की गोली के रेंज में ना हो, डायरेक्ट रेंज में ना हो। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, कवर और कंसीलमेंट, ये तो देखो सदियों से चली आ रही हैं। ये पहले भी इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है। तो इन फंडामेंटल्स को कोई भी आर्मी इग्नोर नहीं कर सकती, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए। समझ गए? लास्ट में राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं कैसे टेक्नोलॉजी को बढ़िया ढंग से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि मिलिट्री प्लानर्स ना स्वॉट एनालिसिस करें, देखें कि हमारे सिस्टम में अभी क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। फिर वो ये देखें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी हैं। फिर लिंक करें कैसे सबसे पहले हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से अपनी जो वीकनेसेस हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं। बाद में फिर ये देखें कि हाँ ये लेटेस्ट चीज़ें हैं, इनसे दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो दूसरा स्टेप होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो हमारी मिलिट्री प्लानर्स को लगता है कि हमारे जो टैंक्स हैं वो एनिमी फायर के अगेंस्ट ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो पहले तो टैंक्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस पर जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ये इंश्योर करे कि जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं ना उनसे टैंक्स को नुकसान ना पहुंचे, ऐसी किसी टेक्नोलॉजी पर शुरुआत में इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिर सेकंड पॉइंट राइटर ये देते हैं, ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि ना ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज अगर हम एक्वायर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ टॉप लेवल तक सीमित ना रहे, बल्कि देखो ग्राउंड लेवल पर भी ये पहुंचे। इसका मतलब ये है कि जो सोल्जर्स एक्चुअल फाइटिंग कर रहे हैं ना, उनके हाथों में भी ये टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल दूं, अगर मिलिट्री ने कोई नई हाईटेक राइफल इंट्रोड्यूस की है तो उसे सिर्फ जनरल्स या ऑफिसर्स के पास नहीं होना चाहिए, उसे हर एक सोल्जर को भी दिया जाए। ये सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्व करने के लिए ना मिलिट्री को कुछ बड़े चेंजेस करने होंगे अपने स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में। जैसे देखो उन्हें अपनी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी को एडोप्ट करना होगा, उन्हें टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की भी हायरिंग करनी होगी, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा, ताकि हर एक यूनिट में कुछ ऐसे लोग हों जो इन नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को समझ सकें, कुछ ऐसे टेक्निकल स्पेशलिस्ट हों जो इन नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को समझें और दूसरों को सिखा भी सकें। इसके बाद नेक्स्ट है सिविल मिलिट्री फ्यूजन। इसका मतलब देखो ये है मिलिट्री और सिविलियन सेक्टर के बीच में ना कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज है ना पहले सिविलियन सेक्टर में डेवलप होती हैं और बाद में मिलिट्री उन्हें अडेप्ट करती है। कोई भी देख लीजिए आप, जैसे एआई है, एआई तो पहले सिविलियन यूज के लिए डेवलप हो रही है, लेकिन बाद में पता लगता है कि अच्छा इसको तो मिलिट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए ना दोनों सेक्टर्स अगर एक साथ काम करेंगे, सिविलियन सेक्टर और मिलिट्री सेक्टर, मतलब दोनों का फ्यूजन होगा, तो नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करने में उतनी ही आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, मिलिट्री को अपनी डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसीज पर भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगी उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव डेटा भी जनरेट होगा। उस डेटा को सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में ये बोला जा सकता है, देखो नई नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करना, ये देखो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोगों और डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा। बस सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद लेने से काम नहीं चलेगा, उसे सही तरह से इंप्लीमेंट करना, सभी लेवल्स पे इंटीग्रेट करना और उसके लिए अपने पूरे के पूरे सिस्टम में आवश्यक चेंजेस लेके आना, ये असली ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी मिलिट्री पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकेगी, अदरवाइज नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में फूड वेस्टेज से संबंधित है। यह आर्टिकल देखो इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में ना यूएनईपी के द्वारा और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया था, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसमें ना काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं और उसी संदर्भ में ये आर्टिकल आया है। बिल्कुल हम शुरुआत से डिस्कस करते हैं। ये कुछ डेटा भी है फूड वेस्टेज से संबंधित, जैसे जैसे आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे डेटा यूज होता जाएगा। इटली में देखो
पर कैपिटा एक साल में 107 किलोग्राम फूड वेस्ट हुआ है और इंडिया में 55, भूटान में बहुत ही कम 19, पाकिस्तान में 130। आप बोलोगे सर पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ इतनी गरीबी है और देखा हमने कि किस प्रकार से लोग जो है आटे के पीछे, वीट के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर फूड वेस्टेज इतनी ज़्यादा कैसे? वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बहुत पुअर है ना। जैसे हार्वेस्टिंग के बाद बहुत फूड ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। ये सब भी तो फूड वेस्टेज में आता है ना। क्या, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, उपनिषद 700 BC पहले लिखे गए थे, हमारी वैदिक नॉलेज का एसेंस है, और इन उपनिषदों में भी फूड को एक डिवाइन सब्सटेंस माना गया है। हमारे जो पूर्वज थे वो हजारों साल पहले भी फूड की इंपॉर्टेंस को समझते थे। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा, बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा अन्न का सम्मान करो और खाना स्टार्ट करने से पहले भगवान का धन्यवाद करो। ये आदतें बच्चों में, हमारे समाज में सिखाई जाती है ना, लेकिन शायद हर घर में नहीं। तभी तो इतना ज़्यादा खाना हमारे देश में भी वेस्ट हो जाता है। देखो, फूड जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोर्स ऑफ नरिशमेंट है कि जीने के लिए खाने की आवश्यकता है, बल्कि ना नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है जिसे हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम फूड को कैसे ट्रीट करते हैं, इससे पता लगता है कि लाइफ और इन्वायरमेंट के प्रति हमारा रवैया क्या है, एटीट्यूड क्या है। हर दिन पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन मील्स जो हैं वो वेस्ट कर दी जाती हैं, 100 करोड़। और 2022 में टोटल जितना फूड अवेलेबल था ना, उसमें से 19% तो वेस्ट हो गया। टोटल वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 80 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो बिना खाए रात को सो जाते हैं। और फूड वेस्टेज सिर्फ फूड वेस्टेज नहीं है, इसके बहुत सारे दूसरे कंसर्न्स भी होते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक लॉस, ये सब हम अभी इस आर्टिकल में डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे खाने को वेस्ट करना, मतलब इसका मतलब क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाना भी है, खाने को वेस्ट करना मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना भी है, सब जानेंगे। जो हमने डिस्कस किया, देखो वैल्यू ऑफ फूड हमारे बचपन से ही हमारे अंदर इनकलकेट कर दी जाती है। हमें सिखाया जाता है बेटा खाने का सम्मान करो, लेकिन फिर भी इंडियन हाउस होल्ड्स में ना हर साल 78 मिलियन फूड जो है वो वेस्ट कर दिया जाता है। जहां एक तरफ इंडिया की रैंकिंग हंगर इंडेक्स में 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज, और दूसरी तरफ इतना ज़्यादा फूड वेस्टेज इंडिया में एक साल में जितना फूड वेस्ट होता है ना, उससे तो देखो पूरे बिहार का एक साल तक पेट भरा जा सकता है। ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई ना, इसका कहना है कि 60% जो फूड वेस्टेज होता है ना, वो तो देखो हाउस होल्ड से होता है, बाकी 28% फूड सर्विस से और 12% रिटेल से। फूड वेस्टेज देखो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा होता है। रीजन्स तो देखो वैसे साफ हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ का डाउट है, पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ। डेवलपिंग कंट्रीज़ में फूड वेस्टेज ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ना वहाँ पे पुअर स्टोरेज सिस्टम होता है। फूड को स्टोर करके रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है, लॉजिस्टिक पुअर होता है। जैसा हमने पाकिस्तान की बात की कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पुअर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड ले जाना डिफ़िकल्ट पड़ता है, महंगा होता है। इस वजह से बहुत सारा जो फूड है ख़राब हो जाता है। तो ये रीज़न आपने जान लिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और गरीब देशों में फूड वेस्टेज ज़्यादा क्यों होता है। लेकिन मुझे डाउट ये है, जो शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे, इटली में पर कैपिटा 107 किलोग्राम फूड वेस्ट होता है, कनाडा में 79, जर्मनी में 78, यूके में 76। तो यहाँ पे तो डेवलप कंट्रीज़ का ज़्यादा दिखा रहे हैं ना नंबर। तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि फूड वेस्टेज डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है? मतलब इंडिया में पर कैपिटा फूड वेस्टेज 55 है, जो इन सभी देशों से कम है। हाँ, इनका ज़रूर ज़्यादा है, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। खैर, रीजन्स थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाउस होल्ड लेवल पे फूड क्यों वेस्ट होता है? एक तो देखो आदत होती है घर में कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया जाए, एक रोटी हमेशा एक्स्ट्रा बनाई जाए ताकि कभी ज़्यादा भूख हो तो वो खा ली जाए। इसलिए घर में कई बार हम ज़्यादा एक्स्ट्रा बना लेते हैं। नेक्स्ट, आजकल तो देखो शहरों में जोमेटो, स्विगी जैसी ऐप है, बहुत खाना वेस्ट हो जाता है। मतलब जब से ये ऐप आई है, घर में जो बना है
तोरी बनी है, कद्दू बना है, तो ये खाने का मूड नहीं है तो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर दिया। ऐसा कल्चर आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। और नेक्स्ट, पुअर मील प्लानिंग, ज़्यादा खरीद लिया और बाद में वो वेस्ट हो गया या फिर एक्सपायरी डेट निकल गई, कई बार ऐसा भी होता है। कल्चरल फैक्टर्स, कई घरों में ये मान्यता होती है कि प्लेट भरी भरी लगनी चाहिए, इससे समृद्धि आती है, प्रोस्पेरिटी आती है। नेक्स्ट, केयरलेस एटीट्यूड टूवर्ड्स फूड, कि बहुत खाना है दुनिया में, मतलब रवैया ठीक ना होना खाने के प्रति, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, खाना बहुत है। वेडिंग फंक्शंस में इतना खाना वेस्ट होता है। एक साइकोलॉजी होती है ना कि दुनिया को दिखाना है कि देखो हमारे यहाँ पे इतने आइटम्स थे। और दूसरा, खाना अगर कम हो जाए शादी में तो इसको इज्जत से जोड़ा जाता है कि उनकी शादी में तो खाना कम पड़ गया था। तो इसलिए आमतौर पे जहाँ पे शादी होती है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बनवा के चलते हैं कि ख़राब हो जाए लेकिन इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए। और आजकल तो काफ़ी लेविस शादियाँ जैसे से होने लगी हैं ना, फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। इम्पैक्ट क्या है फूड वेस्टेज का? फूड सिक्योरिटी खतरे में है। अब देखो, फसलें उगाने में ना ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन होता है, तो इतना खाना आपने वेस्ट कर दिया। अगर वो नहीं वेस्ट करते, वो उगाते ही नहीं, तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जाहिर तौर पे कम होता। क्रॉप्स को उगाने में पानी यूज़ होता है, एक तरफ ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, दूसरी तरफ हम इतना फूड वेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी हर साल $1 ट्रिलियन खो देती है फूड वेस्टेज के कारण। और ऑलरेडी देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज कंस्ट्रेंड है ना, जैसे पानी है और दूसरे सोइल है, इन पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बर्डन है और ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है जब हम खाना वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, अर्बन रूरल डिवाइड। रूरल एरियाज़ में फूड वेस्टेज कम होती है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है। रूरल एरियाज़ में तो खाना वेस्ट होता है तो ज़्यादा ट्रेंड होता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, कुत्ते वगैरह हैं, उन्हें दे दी जाए रोटी वगैरह, या फिर जो गायें हैं उनको दे दिया जाता है। शहरों में ये ट्रेंड थोड़ा कम देखने को मिलता है। शहरों में कंज्यूमरिज्म थोड़ा ज़्यादा है, गांव में अभी भी थोड़ा कम है। गांव में खाना अगर बच जाए तो उसे कैसे ना कैसे करके यूज़ कर लेते हैं, मतलब वेस्टेज कम है गांव में, शहरों में वेस्टेज ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड में क्या पॉइंट्स दिए जाते हैं? सबसे पहले फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करके प्रायोरिटाइज किया जाए, टारगेट सेट किया जाए। अभी इतना खाना वेस्ट होता है, इसको हम 50% कम करेंगे इतने सालों में, ऐसा टारगेट सेट किया जाए। नेक्स्ट, अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए कि भैया कम से कम खाना वेस्ट करो और कंजप्शन प्रैक्टिसेस जो हैं अपनी इम्प्रूव करो। फूड डोनेशन को एंकरेज करना चाहिए, जैसे रोटी बैंक होता है जगह जगह पे, हम देखते हैं जिन घरों में खाना बच जाता है तो वो डोनेट कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को खाना मिल जाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवेयरनेस फैल जाती है कि जल्दी से खाना है तो आप यहाँ पे आके दे जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनने लगे हैं अलग अलग एरियाज़ में कि खाना बचा है तो यहाँ पे आप आके दे जाइए। नेक्स्ट, ये जो सॉल्यूशंस है ना, वेस्ट टू एनर्जी, इन पे ध्यान दिया जाए ताकि खाना अगर बचा है तो उससे कंपोस्ट वगैरह बनाई जा सके। नेक्स्ट, सरकार थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे ताकि हार्वेस्टिंग के समय जो नुकसान हो जाता है वो नुकसान कम से कम हो और फसलों को बढ़िया से स्टोर करके रखा जा सके, वेस्टेज ना हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो खाना जिस एरिया में प्रोड्यूस होता है ना, मतलब जो फसलें जहाँ प्रोड्यूस होती हैं, जो सब्जियाँ जिस एरिया में प्रोड्यूस होती हैं, वहीं पे उसका कंजप्शन हो जाए ताकि उसे दूसरे स्थान पर ले जाने की ज़्यादा आवश्यकता ही ना पड़े। जितना दूर एक एरिया से दूसरे एरिया में सब्जियां या फिर दूसरे फूड आइटम्स ले जाए जाएंगे ना, उतना ही वेस्टेज का खतरा ज़्यादा है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। आपके दिमाग में कुछ सॉल्यूशंस हैं तो आप भी बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन डायस्पोरा से संबंधित है। अभी ना एक डिबेट सी चल रही है कि इंडिया का डायस्पोरा भारत की डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा वोट नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत कम लोग वोट कर पाएंगे इंडियन डायस्पोरा से जो एलिजिबल हैं और जो यहाँ पर स्पेशली आएंगे वोट देने के लिए। तो फॉरेन कंट्रीज़ में जिनके पास अभी भी इंडिया की सिटीजनशिप है,
उनके लिए क्या फॉरेन में प्रोविजन किया जा सकता था प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से। लेकिन आज का ये आर्टिकल है ओवरऑल है इंडियन डायस्पोरा क्या चैलेंजेस फेस करता है, क्या किया जा सकता है, उससे संबंधित है, स्पेशली वोटिंग पे संबंधित नहीं है। समझ गए? इंपोर्टेंट आर्टिकल जजेस के द्वारा अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सभी पब्लिक फंक्शनरीज को, जैसे वो लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोग जो एमएलए या फिर एमपी बन जाते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट्स यानी सिविल सर्वेंट्स हैं, सबको ना किसी फॉर्म में अपनी जो एसेट्स है ना, एनुअल एसेट डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिविल सर्वेंट्स के लिए जो सर्विस कंडीशंस एंड कंडक्ट रूल्स है ना, इन रूल्स के अकॉर्डिंग सभी सिविल सर्वेंट्स को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कोई जमीन है, जायदाद है, घर है, इन सब के बारे में एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं, बताने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। इसके बाद जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सिविल सर्वेंट्स के जो लेटेस्ट एसेट्स हैं ना, वो अपलोड करते हैं वेबसाइट पर अंडर देयर कोड ऑफ एथिक्स। उसी प्रकार से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना शपथ लेने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज बतानी होती हैं। इनको तो इवन इलेक्शन लड़ने से पहले भी जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं ना, ये उसमें भी इनको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताना होता है। इवन परिवार के दूसरे लोग, फॉर एग्जांपल हस्बैंड या वाइफ, बच्चे, उनके नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल, इमूवेबल, वो भी सब बताना होता है। मूवेबल जैसे जिसे आसानी से मूव किया जा सके, फॉर एग्जांपल कैश है, कैश को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। इमूवेबल एसेट, फॉर एग्जांपल कोई जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ी ना आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हो। उसको लिक्विडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉपर्टी को बेचने में थोड़ा वक्त लगता है। आप ना माई नेता वेबसाइट पे जाइए, माई नेता, इसमें ना आपकी विधानसभा क्षेत्र से यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी एमएलए है उसकी आप सारी एसेट देख सकते हो। इवन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनकी भी आप एसेट देख सकते हो। आपका एमपी, उनकी एसेट देख सकते हो, सब देख सकते हो। माई नेता पे आप सर्च मार के देखिए जो भी आपका विधायक या एमपी है उनके बारे में। तो राइटर ने यह कहा कि सारे जो पब्लिक फंक्शनरीज है ना, उनको एक फॉर्म में या फिर किसी दूसरे इनडायरेक्ट फॉर्म में अपनी एसेट्स बतानी ही पड़ती हैं। लेकिन जजेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, ये अपनी एसेट्स डिक्लेयर करें, इसके लिए अभी कोई प्रोविजन नहीं है। 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने ना एक फुल कोर्ट की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। उस रेजोल्यूशन का नाम था द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। मतलब जजेस को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, जजेस किन वैल्यूज को फॉलो करें, वो सारी चीजें थी इस रेजोल्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 मई 1997 को एडॉप्ट किया गया था। 1997 के इस रेजोल्यूशन ने तो देखो मैंडेटरी बना दिया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हर एक जज के लिए, इवन चीफ जस्टिस के लिए, कि आप अपनी एसेट और लायबिलिटीज बताओगे उस समय जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, और इसके बाद हर साल की स्टार्टिंग में आप अपनी एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताओगे। फॉर एग्जाम्पल रीता, अब फीमेल एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे। रीता नाम की जज चुनी गई हैं, जब उनका चुनाव हुआ है तब उनको अपनी एसेट और लायबिलिटीज बतानी पड़ेंगी, और अगले साल मान लीजिए 2023 में जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई, उस साल तो बता ही दिया अपॉइंटमेंट के समय, अगले साल 2024 के स्टार्टिंग में भी रीता को अपनी बतानी होगी एसेट और लायबिलिटीज। यह बात कही गई थी कब? 1997 की रेजोल्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया। उसके बाद 26 अगस्त 2009 को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फुल बेंच की मीटिंग में यह डिसाइड किया था कि जजेस जो हैं अपनी एसेट्स डिक्लेयर करेंगे पब्लिक के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है ना, वहां पे जजेस की एसेट और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। सेम बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच ने उसके बाद 8 सितंबर 2009 को यह रेजोल्यूशन पास किया कि देखो 31 अक्टूबर 2009 से पहले एसेट डिक्लेयर करना वॉलंटरी है। समझ गए? कुछ जजेस ने मना किया होगा तभी उन्होंने इसे वॉलंटरी बना दिया कि 31 अक्टूबर 2009 से पहले एसेट डिक्लेयर करना वॉलंटरी है। अभी देखो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको
55 जजेस की एसेट और लायबिलिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन लास्ट जो इंफॉर्मेशन अपडेट हुई थी ना वो 31 मार्च 2018 को हुई थी। उसके बाद तो 5 साल हो गए, कोई अपडेशन नहीं हुआ है। इन 55 जजेस की एसेट एंड लायबिलिटी से संबंधित भी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। और अगर हम बात करें हाईकोर्ट्स की, सिर्फ 5 हाईकोर्ट्स देश में ऐसी हैं जिनकी वेबसाइट पर यह इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो भी बहुत कम जजेस की, सभी जजेस की नहीं, बहुत ही कम जजेस की। पहली तो बात, सभी हाईकोर्ट्स ने ये इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, और 5 ने डाली है, वो भी बहुत कम जजेस की डाली है, 2-4 की डाल दी, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो पार्लियामेंट में ना 2010 में एक बिल आया था, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, ताकि जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, वो अपनी मनमानी ना करें। बिल में यह बोला गया था, अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें कैसे जांच की जाएगी, कैसे एक्शन लिया जाएगा उस जज के अगेंस्ट। अगर कोई कंप्लेंट आती है, जांच होती है, तो कैसे की जाएगी, एक्शन कैसा होगा। इसके साथ साथ इस बिल में यह भी कहा गया था कि जजेस जो हैं अपनी एसेट और लायबिलिटीज डिक्लेयर करें, और सबसे लास्ट में बिल में कुछ स्टैंडर्ड्स भी बताए गए थे जो जजेस को फॉलो करने हैं एज ए जज काम करते हुए। ये बिल जो था ना 2010 वाला, ये एक प्रकार से रिप्लेस कर रहा था जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 को। क्या ये बिल पास हुआ? नहीं, बिल पास नहीं हुआ। 15वीं लोकसभा जब डिसॉल्व हो गई थी, उसके साथ ही ये बिल भी लैप्स कर गया, और 16वीं और 17वीं लोकसभा में ये बिल फिर से वापस नहीं लाया गया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला है कि जनता का ये हक है, पब्लिक का ये हक है कि वो एमएलएज और एमपीज की एसेट जाने। तो इस लॉजिक के साथ तो देखो, इवन जनता का हक ये भी है कि जो जजेस काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनकी भी एसेट जनता को पता होनी चाहिए। जो लिटिगेंट है, जिन्होंने पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनको पता होना चाहिए। इससे जो लिटिगेंट्स हैं उनका जो ट्रस्ट है जुडिशरी में और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो लॉजिक दूसरों के लिए लगाती है, अपने लिए नहीं लगाती है। हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस ने सोचा कि अब यह बिल्कुल ठीक मामला है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इस बिल को फिर से वापस लाना चाहिए। तो सर्वसहमति से यह कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि जो भी पब्लिक फंक्शनरी है, जो सरकार के खजाने से सैलरी लेता है, इसके साथ साथ जो टैक्स पेयर के पैसों से अपनी सैलरी लेता है, वो खुद से ही अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताए, चाहे वो किसी भी पोजीशन का हो, चाहे वो बड़ी पोजीशन पे हो, छोटी पोजीशन पे हो। सबको, जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित डिटेल्स जो हैं वो डिक्लेयर करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रेजुलेशन अडॉप्ट किया था ना कि वॉलंटरी बेसिस पे जजेस जो हैं अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डिक्लेयर करें, ये आज भी लागू है, लेकिन इसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है जजेस के द्वारा। तो ये एथिक्स का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कि जजेस जो न्याय करते हैं खुद एक बढ़िया एथिक्स का एग्जाम्पल नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब होना यह चाहिए ना कि जजेस तो समाज के लीडर हैं, इनको तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखो भैया, हम ईमानदार हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल रिलीज की है। बाद में जब वो जजमेंट देंगे ब्यूरोक्रेट से संबंधित और करप्ट लीडर से संबंधित, तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट होगी। तो लास्ट में कहा जाता है कि सरकार को ना कोई कानून बनाना चाहिए इस मुद्दे पर, ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ना ये मैंडेटरी हो कि वो एनुअल बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी संबंधी डिटेल्स जारी करें। और ऑलरेडी जो कानून है उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958, हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1954, इनमें बदलाव किया जा सकता है, या फिर अलग से भी कानून लाया जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो इस बारे में कोई ऑर्डर जारी कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी एसेट्स डिक्लेयर करने से संबंधित। लास्ट में देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो फूड वेस्टेज कैसे कम की जा सकती है, इसमें एटीट्यूड और बिहेवियर का रोल उससे संबंधित है, और दूसरा मिलिट्री कैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, इससे संबंधित। छोटे क्वेश्चंस हैं दोनों, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और 150-150 वर्ड में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।